नमस्कार। क्लास 11 अकाउंटेंसी। हमने अपनी लास्ट क्लास पे जनरल एंट्रीज समझाई थी आप लोगों को। कुछ जनरल एंट्रीज से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल में कुछ नए पॉइंट भी है। देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करके। पहला पॉइंट लिखा आपको, माल 70,000 रुपये, इस माल का भाड़ा 3,000 रुपये चुकाया। देखिए ट्रांजेक्शन्स का लेवल बदल गया है। अभी कुछ अलग ट्रांजेक्शन्स हमारे सामने आ रहे हैं। हमें थोड़ा सा इनको डीपली समझना होगा। मैं कुछ नोट यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। जैसे पहला नोट मैंने लिखा कि जब माल खरीदा जाए तब उस पर किए जाने वाले समस्त खर्च व्यवसाय के खर्च माने जाते हैं। जैसे ही आप कोई माल खरीद रहे हो उस टाइम याद रखिएगा, माल खरीद रहे हैं उस टाइम यदि आपने कोई एक्सपेंसेस किया है, किसी भी टाइप का एक्सपेंसेस किया है, तो वो आपके बिजनेस का खर्च माना जाता है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, यदि या हम लिखते हैं जब जब माल बेचा जाए तब किया जाने वाला खर्च किया जाने वाला खर्च व्यवसाय का खर्च न मानकर क्रेता का खर्च माना गया जाएगा। क्रेता का खर्च माना जाएगा। क्रेता का खर्च का मतलब होता है कि जैसे ही आपने माल बेचा है, तो जो आपका माल बेचा गया है उस माल पर यदि आपने कोई खर्चा किया है, तो वो खर्चा आपका नहीं होगा, सामने वाले का होगा। सिंपल सा पॉइंट है। जब हम माल खरीदते हैं उस टाइम हमारा खर्चा होगा, जब हम माल बेच रहे हैं तो सामने वाले का खर्च होगा। एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करना। जब कोई संपत्ति खरीदी जाए, देखो संपत्ति और माल में एक फर्क होता है। संपत्ति वो वस्तु होती है जिसको हमने अपने यूज करने के लिए खरीदा है। माल वो वस्तु होता है जिसको हमने बेचने के लिए खरीदा है। तो जब कोई संपत्ति खरीदी जाए, जैसे ही हमने कोई असेट परचेज की जाए तथा उस पर कोई खर्च हुआ हो तो वह उसकी लागत में जोड़ा जाएगा। देखिए यदि आप कोई असिस्ट परचेज कर रहे हो और उस पर यदि आपने किसी प्रकार का खर्च किया है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसे उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे। कैसे होता है, हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन समझने की ट्रांजेक्शन करके या जैसे ही उसका प्रश्न आएगा हम उसको करके आपको समझाएंगे। फिलहाल हम समझते हैं, माल खरीदा, इस माल पर भाड़ा 3,000 रुपये चुकाया। मतलब आपने माल खरीदा है और भाड़ा चुका रहे हैं हम। इसको करने के लिए हम एक जनरल एंट्री मतलब इसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे जर्नल। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट तैयार करके क्वेश्चंस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। फटाफट समझना है आपको। हर बार की तरह इस बार फिर कहूंगा कि आप मेरे साथ का साथ इसका फॉर्मेट बना लीजिए, और जैसे ही हम एंट्री पूरी करते हैं आपको भी मेरे साथ एंट्रियां लिखनी है ताकि आपको समझने में आसानी होगी। सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट पहले ही ले लीजिएगा और उसके बाद इस प्रश्न को हल करने में मेरे साथ साथ इस प्रश्न को हल कीजिएगा ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, अपना फर्स्ट ट्रांजेक्शन है माल खरीदा। माल खरीदा
गाड़ी भाड़ा चुकाया 3,000 रुपए। देखिएगा कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो हम माल खरीद रहे हैं, जैसे ही हम माल खरीदते हैं हमारा पहला अकाउंट होता है परचेज। आपने गाड़ी भाड़ा चुकाया है मतलब आपका कैरिजेज, पहला अकाउंट होगा परचेज, कैरिजेज, और एक होता है कैश, क्योंकि जब हमने माल खरीदा है तो पैसा दिया होगा। परचेज आपका रियल अकाउंट है, कैरिजेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, और कैश आपका रियल अकाउंट है। जब भी हम माल खरीदते हैं कैश जाती है, परचेज माल आ रहा है, और भाड़ा हमारा खर्च है। तो एंट्री होगी हमारी, आपके पास डेट दी हुई है December 1, 2016, हम यहाँ डेट लिखेंगे 2016 December 1। एंट्री होगी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरिजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपका माल आ रहा है, परचेज इज अ रियल अकाउंट। कैरिजेज डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे लिए खर्च है, और कैश हमारे पास से जा रही है। अमाउंट है आपका 70,000 गुड्स एंड 3,000 आपका कैरिजेज होगा। मीन्स अपने पास अमाउंट लिखेंगे हम 70,000 परचेज में, 3,000 आपका कैरिजेज में, और 73,000 आपका कैश जाएगा यहाँ से। नरेशन लिखाओगे बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कैरिजेज पेड। आपका नरेशन हो गया बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड कैरिजेज पेड। अब यहाँ पे आप लाइन खींच के इसको बंद करोगे। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन है हमारे पास में मजदूरी चुकाई। बड़े ही ध्यान से समझेगा, मजदूरी चुकाई, मजदूरी चुकाई मतलब वेजेस पेड, बाकी कुछ नया पॉइंट नहीं है इसके अंदर, वेजेस पेड करना है। आप एंट्री करोगे December 4, 2,000 रुपए से December 4, wages account debit, because it is expenses for our business and it is nominal account, and rules of nominal account is all about expenses are debit and all about incomes are credit. So wages account debit to cash account. Cash is a real account and cash is going, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तब आपकी कैश जा रही है। एंट्री हो गई वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है आपके पास 2,000 रुपए। नरेशन में लिखोगे बीइंग wages paid, being wages paid। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन समझेंगे। यदि आपको ट्रांजेक्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा, बीच में आप मैसेज कर लीजिए या फिर आप बोल के बता दीजिएगा यदि ट्रांजेक्शन में डाउट है तो। अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी नया है, समझने लायक है। प्रश्न में लिखा केदार को 60,000 रुपए की लागत का माल बीजक मूल्य पर 10%, 60,000 रुपए की लागत का माल बीजक मूल्य पर 10% अधिक पर बनाया गया, उस पर 5% व्यापारिक बट्टा दिया गया। नेक्स्ट, केदार को 60,000 रुपए की लागत का माल बेचा। देखिए यहाँ पे कुछ नया पॉइंट है, कुछ पॉइंट आपको लिखे हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा है लागत, आपको पहला पॉइंट लिखा है लागत। देखिए लागत क्या होती है, एक वर्ड आता है लागत जिसको इंग्लिश में बोलता है कॉस्ट, एक आता है इनवॉइस जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजक। मैं कुछ नए शब्द समझा रहा हूँ। एक होता है आपका प्रॉफिट जिसको बोलेंगे लाभ। देखो लागत, लागत का मतलब होता है किसी वस्तु को बनाने या खरीदने में किया गया खर्च, किसी वस्तु को बनाने या खरीदने में किया गया खर्च। देखो कोई वस्तु आप बना रहे हो या खरीद रहे हो, दोनों स्थितियों में है। या तो आपको बेचने के लिए, या तो आप खुद प्रोडक्शन करोगे, या आप उसे किसी और स्थान से खरीदोगे। दोनों में आपका जितना खर्च होता है, टोटल एक्सपेंसेस, जब आप किसी वस्तु को बना रहे हो या खरीद रहे हो तो उसमें जितना खर्चा लगता है उसे हम कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट का मतलब आप सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि आपके घर पे कितने में आया। जैसे जनरली हम कोई वस्तु बेच रहे हैं, आपने दुकान में भी कई बार ऐसा सुना होगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि 100 रुपए की चीज है, आपने कहा नहीं अंकल जी मुझे तो ये आप 80 रुपए में दे दीजिए। वो कहेगा, वो कई बार आपने सुना होगा, वो कहता है नहीं नहीं बेटा 80 रुपए में तो मेरे घर में भी नहीं आया।
₹80 में मेरे घर में नहीं आया, मतलब ₹80 में मेरे घर में नहीं आया, मतलब उसकी कॉस्ट ₹80 से ज्यादा है, उसके कहने का तात्पर्य है। तो कहने का मतलब ये रहता है कि कॉस्ट वो अमाउंट होता है या वो प्राइस होती है जिस पर आपने परचेज किया होगा, आपने खरीदा होगा, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। बीजक मूल्य की बात करते हैं तो लागत में एक निश्चित लाभ जोड़ना बीजक कहलाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कोई ₹100 की चीज थी, ₹100 में आपने खरीदा है, मतलब 100 में खरीदा, प्लस आपने ₹20 भाड़ा दे दिया, ₹10 आपका किराया लग गया, मजदूरी लगी, ऐसे करके जो आपकी सामान था वो ₹130 में आपके घर पे आया है। ये आप जानते हो, रियल रियल कॉस्ट आपकी ₹130 है। अब आप इसको बेचना चाह रहे हो, तो आपने अपने माइंड में एक बात सेट कर ली कि मैं इसको 150 से नीचे नहीं बेचूंगा। ये आपके माइंड में एक पॉइंट सेट हो गया कि इस सामान को मैं 150 से नीचे नहीं बेचूंगा, मतलब ये आपकी कॉस्ट है, ये आपका इनवॉइस है। इनवॉइस का मतलब होता है एक ऐसी प्राइस डिसाइड करना जिस पर आप बेचना चाह रहे हो, एक ऐसी प्राइस जिसको हम बेचना चाह रहे हैं। आपने माइंड में सेट कर लिया कि मैं ₹150 से नीचे नहीं बेचूंगा। एनी डाउट? आपको कॉस्ट और इनवॉइस समझ में आ गया? तब हम आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट और इनवॉइस क्लियर हो गया? यस या नो? यस सर। वेरी नाइस। देखिए, आपका कॉस्ट है जिसके अंदर आपका रियल एक्सपेंसेज होता है, जो आपने वास्तव में कितना खर्च किया है वो तो आपकी कॉस्ट है। इनवॉइस के अंदर आप अपनी एक्सपेंसेस के साथ अपना प्रॉफिट भी जोड़ोगे। मतलब आपके इनवॉइस का एक छोटा सा फॉर्मूला हम देख लेते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमने इसमें अपना लाभ भी जोड़ दिया है। जब हमने अपनी कॉस्ट के साथ अपना प्रॉफिट भी जोड़ दिया जाता है तो एक ऐसी वैल्यू हमारे सामने आ जाती है जिस पर हम सेल्स करना चाहते हैं। अब एक वर्ड आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अब आपने कस्टमर को कहा मैं 150 से नीचे नहीं बेचूंगा। अब कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, कस्टमर ने कहा नहीं भाई साहब आपको 150 तो हम नहीं देंगे, एक काम करो आप 140 पे दे दीजिए। आपने कहा नहीं 150 140, हाँ ना करके आपने 145 में उसको दे दिया। तो जिस प्राइस पर आपने उसे बेच दिया उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पर हमने उसे बेच दिया है, फाइनली हमने उसे बेच दिया है, वो होती है हमारी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आपकी इनवॉइस से ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, तो सेलिंग प्राइस का इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि आखिर इनवॉइस प्राइस क्या होता है। तो इनवॉइस हमारे द्वारा पहले से सोचा हुआ जाता है, सोच लिया जाता है। अब क्या होता है, इस ट्रांजेक्शन को पढ़कर थोड़ा समझते हैं कि केदार को 60,000 रुपए लागत का माल बेचा गया। हमने कितना माल बेचा है? 60,000 की लागत का माल। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो आपको कॉस्ट दी हुई है 60,000, जो आपने माल बेचा है आपके पास कॉस्ट है 60,000 रुपये, ठीक है। आपको लिखा बीजक, जिसका बीजक लागत मूल्य से 10% अधिक बनाया गया। इनवॉइस की बात करते हैं। इनवॉइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस 10% ऑफ कॉस्ट। ये लाइन लिखा है आपको, ये सवाल में लिखा हुआ है, मैंने मेरे मन से नहीं लाया, आप देख सकते हो। आपको लिखा है केदार को 60,000 रुपए की लागत का माल बेचा गया जिसका बीजक लागत मूल्य से 10% अधिक पर बनाया गया है। मतलब उसका इनवॉइस प्राइस कितना होगा? कॉस्ट में 10% आपने कॉस्ट का जोड़ दिया, तो आपके पास कॉस्ट कितनी थी? 60,000। 60,000 का 10% 6,000, मतलब आपका इनवॉइस कितना हो गया? 66,000। माल आपका था 60,000 का, लेकिन आपने कस्टमर को कहा कि भैया मैं आपको 66 में बेचूंगा। एनी डाउट? ये 66,000 समझ में आ गए? यस या नो? जस्ट फास्ट रिप्लाई में। यस सर। वेरी नाइस। यस सर। चलिए, अब आपको आगे लिखा है, इसी लाइन में आगे लिखा 5% व्यापारिक बट्टा दे दिया आपने, इसका 5%, इसी प्राइस का 5% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो इसका 5% कितना होता है? 66 का 5% निकालो फटाफट, कितना होता है? जल्दी से निकालिए बेटा, कितना होता है 5%?
66,000 आप बोलोगे तो ही मैं आगे लिखूंगा। मुझे कैलकुलेशन सारी आपको करनी है बेटा, मेरी कैलकुलेशन नहीं है ये। 3300 आपका डिस्काउंट आ गया। अब हम ये देखते हैं हमारा कौन सा डिस्काउंट है। हमारे पास दो टाइप का डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। हमने जब भी पेमेंट रिसीव किया है या पेमेंट दिया है उस टाइम हमारा कैश डिस्काउंट आता है, बट यहाँ तो बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। और आपको हमने ये चीजें बहुत अच्छे से समझाई है कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते हम ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड कोई जनरल एंट्री नहीं करते, केवल अमाउंट लेस कर देते हैं। तो 66,000 में से 3300 आपका लेस हो गया, पीछे कितना बचा? 66,000 माइनस 3300 लेस हो गया, पीछे कितना बचा? तो 62,700 आपका वैल्यू बचेगा जिसको आपने माल बेचा है। अब इसके लिए हमको एंट्री करनी है। तो आपने माल किसको बेचा? केदार को। कब बेचा? 4 दिसंबर को। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे दिसंबर 4, सॉरी दिसंबर 6 होगा या 4 है, देख लेते हैं एक बार। चलिए 4 दिसंबर ही है इसका भी, ये 3 दिसंबर था, ये 4 है। एंट्री करेंगे केदार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री होगी हमारी 62,700 से। ये वैल्यू कैसे आया? तो अभी हमने इसको समझाया है, बड़े ही ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आपको। नेक्स्ट नरेशन लिखेंगे हम इसमें, बीइंग गुड्स सोल्ड केदार एंड ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला ट्रांजैक्शन समझेंगे। ये एंट्रियां मेरे साथ के साथ लिख दीजिएगा, ये एंट्रियां आपको मेरे साथ का साथ लिखना है, इस बात का स्पेशली ध्यान रहे, नहीं तो फिर आप पछताओगे। समझना आपको पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। यदि इस ट्रांजैक्शन में डाउट आ रहा है तो आप बता दीजिएगा, समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन है हमारे पास में, गजेंद्र से 50,000 का नकद व 30,000 का उधार माल खरीदा। जैसे ही हम माल खरीदते हैं तो पहला अकाउंट हो गया अपना परचेज, यहाँ नकद और उधार दोनों खरीदा है। जब आप नकद खरीद रहे हो मतलब आपका कैश इफेक्ट होगा, उधार खरीद रहे हो तो आपका नाम इफेक्ट होगा। तो हमारे यहाँ पे 3 अकाउंट इफेक्ट हो गए, परचेज, कैश और गजेंद्र। जितना माल उधार खरीदा है उसके लिए आपको नाम लिखना पड़ेगा। हम एंट्री करेंगे दिसंबर 6, एंट्री हो गई हमारी दिसंबर 6, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू गजेंद्र, क्योंकि यहाँ आपके गजेंद्र देने वाला है। तो गजेंद्र देने वाला है क्योंकि हमने माल खरीदा है तो वो देने वाला है। अब हम देखते हैं आपने नकद कितना खरीदा। 50,000 का नकद था, 30,000 का उधार था। तो हम यहाँ पे अमाउंट भरेंगे 50,000 नकद, 30,000 उधार, टोटल हो गया आपका 80,000। ठीक है, नरेशन में दिखाओगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गजेंद्र, कैश एंड क्रेडिट, कैश एंड क्रेडिट, नकद और उधार दोनों टाइप से आपने खरीदा है तो आप लिखोगे कैश एंड क्रेडिट। एनी डाउट? एंट्रिया नहीं समझ में आए तो पूछ लेना बेटा, छोड़ना मत। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन समझेंगे। अगला ट्रांजैक्शन देखोगे, आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहता है, बड़े ही ध्यान से समझना है आपको। चलिएगा,
स्टेशनरी नकद खरीदी, स्टेशनरी हमारे लिए खर्चा होता है। जैसे ही हम स्टेशनरी की एंट्री करेंगे, हमारे पास दिसंबर 8 एंट्री करोगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट लिखना है हमको, दिसंबर 8 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि जब हम खरीदते हैं तो कैश जाएगी। हमने स्टेशनरी खरीदी है तो स्टेशनरी तो पैसा जाएगा, स्टेशनरी आ रही है मतलब अपना खर्चा है। 5,000 रुपये से आपको एंट्री करनी है, अमाउंट डालोगे 5,000 और नरेशन में लिखोगे बीइंग स्टेशनरी पेड, बीइंग स्टेशनरी पेड, आपको स्टेशनरी पे करना है। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखोगे, डाक खर्च के चुकाए, डाक खर्च को इंग्लिश में पोस्टेज कहते हैं और ये भी हमारे लिए खर्चा है। पोस्टेज आपका 11 दिसंबर को हुआ है, 500 रुपए के लिए हम एंट्री करेंगे पोस्टेज की, दिसंबर 11 को आप एंट्री करोगे। हे माँ, दिसंबर 11 पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब हम पेमेंट करते हैं, जैसे ही आपने पोस्टेज का पैसा चुकाया है, हमारे लिए खर्चा हो गया, हम एंट्री कर दिया पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नरेशन में लिखेंगे हम बीइंग पोस्टेज पेड, बीइंग पोस्टेज पेड। एनी डाउट? बेटा ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पूछ लेना, जब तक आप लोग खुद से नहीं समझोगे तब से समझ में नहीं आएगा। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुर्गा जी, रानी जी, संतोष जी, सारिका जी, वृतिका जी, पायल जी, जो भी है आप जरूर समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो पूछना है। समझ में आ रहा है आपको? यस या नो में आंसर दीजिए बेटा। यस सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखो ये एंट्रियां साथ के साथ लिखनी है, आप लिख रहे हो साथ के साथ? हाँ या ना? लिखना है आपको साथ का साथ, यस। ताकि ताकि आप समझ पाओगे। तो क्या बड़े बड़े सवाल होते हैं, समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है आपको, फर्नीचर नकद खरीदा, फर्नीचर नकद खरीदा। देखिए फर्नीचर खरीद रहे हैं, जब भी हम माल खरीदते हैं तब तो हम परचेज लिखते हैं, बाकी कोई सा भी सामान खरीदा है आप उसके लिए परचेज ना लिखकर उसका नाम से एंट्री करोगे, मतलब आपको फर्नीचर के नाम से एंट्री करनी है। दिसंबर 15 20,000 एंट्री हो गई, दिसंबर 15 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नकद खरीदा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है आपका 20,000। नरेशन लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, आपने नकद फर्नीचर खरीद लिया। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे। ये एंट्री समझ में आ गई? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा बेटा, समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। समाचार पत्र हेतु चुकाए, समाचार पत्र का मतलब होता है न्यूज़पेपर, ये भी आपके लिए खर्चा है। और जब भी आप एक्सपेंसेस पेड करते हो, आपकी एंट्री हो गई न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश। हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे 17 दिसंबर 500 रुपए, 17 दिसंबर को एंट्री करनी है, दिसंबर 17 न्यूज पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने न्यूज़पेपर पेड किया है, न्यूज़पेपर के लिए पैसा चुकाया है, तो आप एंट्री करोगे न्यूज़पेपर अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है आपका 500।
न्यूज़पेपर हमारे लिए खर्चा होता है और एक नॉमिनल अकाउंट है, सभी खर्चे हमको डेबिट करने हैं, इसलिए हमने डेबिट किया है। नरेशन में लिखोगे बीइंग न्यूज़पेपर पेड। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। देखो जैसे ही ट्रांजेक्शन नया आएगा हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। अगला ट्रांजेक्शन है माल आग से नष्ट हो गया तथा बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार किया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पे समझिएगा। माल हमारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। माल आग से नष्ट हो गया। देखिए अब यहाँ पे जो माल है वो माल जनरली बीमित होता है। एक वर्ड आता है बीमित, इंश्योर्ड गुड्स। बीमा, बीमा क्या होता है जानते हो? बीमा के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में जानते हो क्या होता है? देखिए बीमा, इंश्योरेंस एक ऐसी सेवा है जो बीमा कंपनी को आप निश्चित प्रीमियम के बदले में बीमा कंपनी आपको रिस्क कवर करती है। मतलब आपने यदि बीमा कराया है तो यदि आपको कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती है। तो सबसे पहले जब हमारा लॉस होगा तो हमें बीमा कंपनी पे दावा करना पड़ेगा, क्लेम करना होगा, क्लेम कंपनी एक्सेप्ट करेगी और पैसा देगी। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सबसे पहले माल नष्ट होगा, माल नष्ट होने पर, जैसे ही आपका माल नष्ट हो रहा है आपको एंट्री करनी पड़ेगी। होने पर एंट्री होती है लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर यदि आपकी कंपनी दावा स्वीकार करती है, हम लिखते हैं बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करने पर, दावा स्वीकार करने पर, जैसे ही बीमा कंपनी दावा स्वीकार करती है हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। देखो जो आपकी कंपनी ने दावा स्वीकार किया है तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग कंडीशंस होती है, जैसे उसी राशि से, उसी राशि से दावा स्वीकार हो गया, मतलब जितनी राशि से आपको नुकसान हुआ है उसी अमाउंट से यदि कंपनी ने दावा स्वीकार कर लिया है, उस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। यदि कम राशि से दावा स्वीकार किया है, कम राशि से दावा स्वीकार हो, जैसे मान लीजिए आपका नुकसान 60,000 का हो गया, कंपनी ने 50,000 का ही दावा स्वीकार किया। क्योंकि कंपनी क्या करती है, उस एक उसका देखती है कंपनी, उसका जज करती है कि वास्तव में इतना लॉस हुआ या नहीं हुआ है। कंपनी के पास उसके लिए अलग से एक व्यक्ति होता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि वास्तव में आपने जितना दावा किया है वो पूरा, मतलब जितना दावा किया वास्तव में उतना लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आपने कम राशि से दावा स्वीकार किया, कम हो जाता है, उस कंडीशन में आपकी एंट्री हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। देखिए यदि आपको कम राशि से स्वीकार किया है तो लॉस होगा। जैसे मान लीजिए 60,000 का माल था, कंपनी ने 50,000 ही स्वीकार किए तो 10,000 का लॉस हो गया, और ये जो लॉस होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली ट्रांसफर कर लेते हैं। एंट्री हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। एक और सिचुएशन ये कभी कभी होती है, न के बराबर ज्यादा राशि से स्वीकार करने पर, वैसे न के बराबर नहीं होती है, बट फिर भी यदि इन द केस कभी हो जाए कि आपकी 60,000 का माल नष्ट हुआ था, कंपनी ने आपको 80,000 दे दिया, उस टाइम आप एंट्री करोगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे ये ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी हो जाए तो आपको इस प्रकार से एंट्री करनी है। नेक्स्ट अगला कंडीशन आता है हमारे सामने, तीसरा पॉइंट आएगा, बीमा कंपनी से दावे की राशि प्राप्त करने पर, जो कंपनी ने दावा स्वीकार किया है उस दावे की राशि आपको जब कंपनी देगी उस टाइम आपको एंट्री करनी पड़ेगी। आप उस टाइम एंट्री करोगे इंश्योरेंस कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। जब आपको दावे की राशि प्राप्त हो जाती है तब हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ये कुछ छोटा सा इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। यहाँ एक पॉइंट आता है कि यदि आपके ये तीनों ट्रांजेक्शन एक ही दिन हुए हैं, वैसे होता नहीं है बट फिर भी कभी कभी ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि आपके सारे ट्रांजेक्शन एक साथ में हो गए, एक ही दिन हो गए हैं, तो आप इन तीनों को एक साथ लिख सकते हो। यदि आपके पास तीनों एक ही दिन हुए हैं तो आप इन तीनों की एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। वैसे आप अलग अलग करोगे तो थोड़ा सा आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। हमारा ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, अग्नि से माल नष्ट हो गया, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया। हालांकि दोनों एक ही दिन हुए हैं तो आप चाहो तो दोनों एक साथ में एंट्री कर सकते हो और आप चाहो तो अलग अलग भी किया जा सकता है। तो इस ट्रांजेक्शन को हम अपनी अगली क्लास में समझेंगे। आज की हमारी क्लास का समय थोड़ा सा पूरा हो जाता है। आई होप आपको ये सारा पॉइंट समझ आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार के डाउट रहता है तो आप जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे हम अपनी अगली क्लास में उसको वापस नए सिरे से समझाने की का प्रयास करेंगे। तो एक बार आप इन सारे प्रश्नों को करना है, जितना करा लिया उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोटबुक में इसको कंप्लीट करें। धन्यवाद।